दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, तो आशा है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। ज़बरदस्त प्रश्नों का यहाँ पर हमने समावेश किया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और साथ ही यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि तत्सम शब्द बताओ। हमें इसमें तत्सम बताना है कि कौन सा तत्सम है। तो हम देखते हैं, तो हमें पहले ही दिखाई देता है त्वरित जो है कैसा है। त्वरित हमारा यहाँ पर तत्सम हो जाता है। बाकी घाट, ढाय और तेल ये क्या है, तद्भव शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा। रहने का संयोग समाप्त हो गया है, ये जो यहाँ पर हमें मुहावरा दिया गया है, कह रहे इसका अच्छा अर्थ ये है, इसका हमें मुहावरा बताना है, ठीक है। तो कह रहे कि नाता टूट जाना या डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या हाथ तंग होना। तो रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इसका अर्थ मतलब इसका जो मुहावरा होगा वो होगा हमारा अन्न जल उठ जाना, ठीक है। अन्न जल उठ जाएगा मतलब अब वहाँ पर रहना क्या है, समाप्त हो गया है हमारा, ठीक। फिर कह रहा है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। निम्न मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला दिया गया है कि मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। लखनऊ जो, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वो कैसा, एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। ये कैसा है, विशेषण उपवाक्य है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहे शुद्ध वर्तनी बताओ। इसमें दुंदुभी लिखा है, तो दुंदुभी कह रहे हैं कि शुद्ध कैसा लिखा जाएगा। तो दुंदुभी जो हमारा पहली ऑप्शन है ये करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। दुंदुभी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की और कह रहे कि वह हंस रही है। इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। सहायक क्रिया हमें बताना है कि क्या है, ठीक है। सहायक क्रिया इसमें क्या है, तो राइट आंसर है हमारा हंसना। तो यहाँ पर हो गई हमारी क्रिया, ठीक है। और रहा है, रही ही, ये क्या हो जाएगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से व्यंजन संधि का जो कह रहे कि उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण है, उच्चारणम रामष्टिकते, ये तो है, ठीक है। सच्चित भी है। गंगोत्कम जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। गंगोत्मक कैसा, ये कैसी संधि है, ये गुण संधि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये स्वर संधि में जो गुण संधि होती है उसका ये भाग है। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरीनी गई कुमलाई हो। गंगा जमुना बिच रेती परती है, कैसे की रचऊ बिहाय रे। उक्त गीत किस बोली का है। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुमलाई हो। गंगा जमुना बिच रेती परत है, कैसे रचऊ बिहाय रे। कह रहे कि उक्त जो गीत है वो किस भाषा का है। तो ये जो हमारी भाषा है ये है ब्रज भाषा। कौन सी है, ब्रज भाषा है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आठवां क्वेश्चन है कि ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि का जो है वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। कलित कानन केली निकुंज को में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्त हमारा होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ये अनुप्रास अलंकार के ही भेद होते हैं। छे का अनुप्रास, लटा अनुप्रास और ये वृत्यानुप्रास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है कि फलों के निम्नलिखित नामों में से
कौन सा फारसी भाषा का है? तो इनमें से फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? फलों के जो नाम दिए गए हैं कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमरूद जो है फारसी शब्द है। ठीक है, कैसा है? फारसी शब्द है। आगे बढ़ते हैं कि भ्रांत का विलोम है। भ्रांत का विलोम क्या होगा? क्या होना चाहिए भ्रांत का विलोम? तो भ्रांत का विलोम होगा यहाँ पर हमारा निभ्रांत। क्या होगा? निभ्रांत। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से हमें अशुद्ध शब्द बताना है। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि वह दंड देने योग्य है। वह दंड देने योग्य है, तो यही हमारा कैसा हो गया? वह दंड देने योग्य है। ये कैसा हो गया? ये अशुद्ध शब्द हो गया। ठीक है, कैसा हो गया? अशुद्ध शब्द हो गया। वह देने, दंड देने नहीं, दंड योग हो सीधा आधा, वह दंड योग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। क्या है बगीचा का पर्यायवाची? ऑप्शन ए कह रहे निर्जन, व्यजन, आराम और कल्पसाल। तो बगीचा का जो यहाँ पर पर्यायवाची यहाँ पर दिया है वो है ऑप्शन नंबर सी, आराम। ठीक है, आराम जो है बगीचे का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ में कौन सा समास? आनंद मठ में कौन सा समास है? तो आनंद मठ का हम यदि समास विग्रह करते हैं तो क्या निकल के आता? आनंद है जो मठ। ठीक है, क्या आएगा? आनंद है जो मठ। तो है जो आता है वो हमारा कर्मधारय समास में आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। फिर क्या? रहमन पानी रागिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? यह छंद बताना है हमें। ठीक है, तो ये जो छंद है वो कौन सा है? दोहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? दोहा है। ठीक है, दोहा में क्या होता है कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं। ये पहला चरण हो गया और ये हो गया तीसरा चरण। ठीक है, पहला चरण और तीसरे चरण में होती 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं कितनी? ये दूसरा और चौथा, इसमें होती हैं 11 और इसमें होती हैं 13 मात्राएं। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15वां है कि 1 इंच मुस्कान के रचनाकार कौन है? 1 इंच ये कलाकृति जो कृति है क्या किसकी है? 1 इंच जो है वो किसकी है? राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी की ये रचना है। फिर क्वेश्चन है 16वां की जीवित सुन प्रिय मिलन हित सखी सखी जियशेष। पंक्ति जो है इसमें कौन सा रस है? जीवित सुनी प्रिय मिलन हित सखी सखी जय जिये शेष। तो इसमें जो हो गया हमारा करुण रस होगा। कौन सा होगा? करुण रस का भाव यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। तो हमें बताना है इसमें कितने विशेषण हैं। अच्छा, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताते हैं और सर्वनाम की वो क्या है? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सा हो गया विशेषण? वह सर्वनाम हो गया, आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा, ठीक है, ठग हो गया। एक तो ये हो गया बड़ा, ठीक, और एक वह आदमी जो कल आपके घर आया था, तो एक तो हो गया आपका जो, ठीक है, जो, ये हो गया जो, ठीक, वह जो हो गया, वह हो गया, ठीक है, और आपके हो गया। अरे यार क्या हो रहा बार बार। वह
जो आपके 3 हो गए, ठीक है, और बड़ा ये चौथा, यानी 4 निकल के आ रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाथों की कुल संख्या है, नाथों की कुल कितनी संख्या है? तो नाथों की जो संख्या है दोस्त वो कितनी है? 9 है, ठीक है। कितनी संख्या है? 9 संख्या है नाथों की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? जंगल की आग को हम लोग कह रहे दावानल कहते हैं, सही बात है, ठीक। आगे की सोचने वाला, तो आगे की सोचने वाला अग्रगामी यहाँ पर कह रहे हैं, आगे की सोचने वाला को अग्रगामी नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे चलने वाले को हम लोग अग्रगामी कहेंगे। यहाँ पर आगे की सोचने वाले को हम लोग कहते हैं दूरदर्शी, ठीक। कहा जाता है कि वह बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? उसने मुझसे कहा, ठीक है। दूसरे की बात हम लोग कहते हैं या बताते हैं तो उसमें हमारा उद्धरण चिन्ह आता है, ठीक है। कौन सा चिन्ह आता है? उद्धरण चिन्ह का हम लोग वहाँ पर प्रयोग करते हैं। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उसने मुझसे कहा, थोड़ा रुकना था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉमा। मैंने आज एक मशीन खरीदी, ठीक। उसने मुझसे कहा, फिर ठहराव आता थोड़ा, तो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। ये हमें मैच कराना है। दिए गए संज्ञा के बीच से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है हमें यहाँ पर, ठीक है। कह रहे जुलाई कैसी है? तो जुलाई एक महीने का ये प्रॉपर नाम है, तो ये हो गया क्या? व्यक्तिवाचक, ठीक है। जुलाई कैसी हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि मैना कैसी है? मैना जो है जातिवाचक हो गई, ठीक है। मैना जातिवाचक है, सही है। पानी जो है वो द्रव्यवाचक हो गया यहाँ पर, ठीक। और कुंज है जो समूहवाचक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। करे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बस से, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो से हो गया हमारा, यानी करण कारक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक, से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? तो आपको पहले भी कई बार बताया गया है कि निपात जो है वो ऐसा शब्द होता है कि किसी वाक्य में उससे क्या होता है, वो जोर डालता है, ठीक है। वाक्य में जोर देने का जो कार्य करता है उसको हम लोग निपात कहते हैं। तो इनमें से निपात क्या होगा? ठीक, क्या होगा? ठीक जो है वो क्या होगा? निपात होगा। तो राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यहाँ पर जैसे हमने कहा ठीक 10 बजे, ठीक 10 बजे, तो हम मतलब 10 बजे पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए उसके पहले ठीक का प्रयोग कर रहे हैं। फिर मुझे किस प्रकार का सर्वनाम? मुझे यानी उत्तम पुरुष हो गया। ये कैसा हो गया? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैंने खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, ठीक, यानी कार्य तो पूरा वहाँ पर हो गया था, तो कार्य पूरा हो गया यानी कैसा हो जाएगा? पूर्णभूत हो जाएगा। ये मैं खाना खा चुका था यानी कार्य पूर्ण हो चुका था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26वां है कि मर्स और मर्स, ये जो दो शब्द दिए गए हैं इनका उपयुक्त अर्थ हमें यहाँ से चुनना है, ठीक। तो मर्स और मर्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा विचार विमर्श, ठीक है। विचार विमर्श कहते हैं, विचार विमर्श कर लीजिए। और इस मर्श का जो अर्थ होता है वो धैर्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? किन का उच्चारण तालु से होता है? तो सीरियल होता है आपका कंठ,
कंठ तालु, ठीक। तो ये सीरियल से चलता है, कंठ में का वर्ग और तालु में चा वर्ग, कच टा ता पा, चा वर्ग में आएगा तो हमारा कौन सा होगा इसमें से, टा का वर्ग कंठ तालु मूर्धा चा, ठीक है। ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा अपना 27वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे अमरस क्या है, अमरस क्या है, ये पहले भी क्वेश्चन किया। अमरस जो है वो क्या है, ये एक संचारी भाव है। क्या है अमरस, अमरस जो क्या है, एक संचारी भाव है, ठीक, ठीक है। तो संचारी भावों की जो संख्या होती है वो हमने आपको कई बार बता दी है कि कितनी होती है, 33 होती है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, सॉरी बैर जो है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है दोस्तों वो है किसका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है, रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। फिर है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं, ये भी हमने बताया है आपको। तो ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे तदित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि तिरस्कार सूचक अव्यय है इसमें, तिरस्कार, ठीक है, किसी का तिरस्कार आप करोगे तो किस प्रकार, मतलब क्या कहोगे, तो यहाँ पर है छी, ठीक है, छी जो है वो कैसा है, तिरस्कार सूचक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो, कर्ता ने का प्रयोग, ठीक है, तो ये किस भाषा की है, तो ये जैसे मैं करता यानी मैं हो गया तो कह दिया मैंने खाना नहीं खाना, ठीक। तो ये जो भाषा है ये पूर्वी हिंदी की है, ठीक है। आपने जाना ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है, आपने, ठीक, तो ये हो गई पूर्वी हिंदी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आता है हमारा दूसरा जो पोर्शन है वो सामान्य ज्ञान यानी जीके का है। बेहतरीन क्वेश्चन से अंत तक जरूर बने रहें। कह रहे हैं कि भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था, ये दिया गया था नंदिनी दास को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की जो रैंक है वो है 127वीं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी रैंक है, 127वीं रैंक भारत की है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेसवे है हमारा कौन सा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है, 26वीं बार जीता है। किसका, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब। तो ये जो जीता है वो किसने, पंकज आडवाणी ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है, 26वीं बार पंकज आडवाणी ने ये जीता है। आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र सर्वाधिक है। मतलब कह रहे कि किस जिले का जो है इनमें से क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है। तो यहाँ पर है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी जो है इसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक की बात यहाँ पर हो रही है। तो उत्तर प्रदेश का जो पारंपरिक लोक नाट्य है वो है हमारा रासलीला। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 शिशुओं पर कितनी है? ठीक है, बालिका शिशुओं की यहाँ पर बात की जा रही है, प्रति 1000 बालक शिशुओं पर। तो बालिकाओं शिशुओं की जो संख्या है वो है 902 बालिकाएं शिशु प्रति 1000 बालक शिशुओं पर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पर हमें मैच कराना है। कह रहे सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो सोनभद्र में जो होता है वो होता है चूना पत्थर। ठीक। इलाहाबाद में क्या होगा? इलाहाबाद में शीशा बालू। ठीक है। ललितपुर में तांबे के सोर्स मिले हैं और चित्रकूट में बॉक्साइट। तो राइट आंसर क्या बन रहा हमारा यहाँ पर? ये बन रहा फिर डी वाला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 46वां क्वेश्चन है कि कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के हैं? तो बिरजू महाराज जो हैं वो किस घराने के हैं? ये लखनऊ घराने के हैं। ठीक है, किस घराने के हैं? लखनऊ घराने के ये, ठीक है, नृत्यकार हैं। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो गुलाबी गैंग ये आपको हमने पहले भी डिस्कस किया है, अभी इसकी एक मूवी आई थी गुलाबी गैंग की। ठीक है, इसके ऊपर मूवी भी आ चुकी है। तो इसकी जो संस्थापक हैं वो हैं संपत पाल देवी। ठीक है, कौन है? संपत पाल देवी। आगे बढ़ते हैं। एटीएम में टी का क्या अर्थ है? एटीएम में टी का क्या अर्थ होता है? तो एटीएम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो टी से हो गया टेलर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। कई लोग ऑटोमेटिक मार के आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो ए से कई लोग ऑटोमेटिक लगा देते हैं, जबकि उसका जो करेक्ट है वो है ऑटोमेटेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 49वां, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है किसको? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। कब किया गया था? 1984 में। ठीक। 50वां क्वेश्चन, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की जो स्थापना है वो हुई थी कहाँ पर? देहरादून में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 51वां कि हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं वो एक बेहतरीन बांसुरी वादक थे। कैसे थे? एक बेहतरीन बांसुरी वादक थे। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का जो है वो युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अपना चीन के बीच में। ठीक है, क्योंकि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। ठीक, किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। और 1914 में इस रेखा का निर्धारण हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन की आत्मकथा है? विल क्लिंटन की जो आत्मकथा है वो है कौन सी? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया, माई लाइफ। माई लाइफ जो है किसकी? विल क्लिंटन की ये आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं, कह रहे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है कब, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर 1987 में, कब, 1987 में, 16 सितंबर 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, उस पर क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। गिनी गुणांक का जो प्रयोग है वो कह रहे किसके लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है गिनी गुणांक का प्रयोग हम करते हैं आय की असमानता को मापने के लिए। किसके लिए करते हैं, आय की असमानता को मापने के लिए। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में जो सदस्य होते हैं ये पहले बताया है आपको, 33 सदस्य होते हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। ठीक, 101वां संविधान संशोधन, ये इसकी चीज़ें आप याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है, यहाँ पर हमें गर्म धारा बतानी है। कह रहे कि कौन सी है गर्म धारा, तो ब्राज़ील जो धारा है वो कैसी है, गर्म धारा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला पढ़ते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ये भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी सही है। भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 29 तथा 7 है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो वर्तमान में राज्य बचे हैं वो कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, वो अब 8 हो गए हैं। ठीक, 8 हो गए हैं। जो जम्मू कश्मीर था अपना, उसको जो राज्य का दर्जा थी अब उसको क्या बना दिया, इसमें से 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो जो सैडल पीक है वो है हमारा कहाँ पर, उत्तरी अंडमान में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंडमान में ये उपस्थित है। पाक जल संधि निम्नलिखित किन 2 देशों को विभाजित करती है। तो पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कई लोग ये मार देंगे लेकिन पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मवेद के नाम से जो जाना जाता है वो है अथर्ववेद। ठीक है, किसे जाना जाता है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ऋग्वेद जो है यहाँ पर ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। और अथर्ववेद है ये सबसे नया वाला है, यानी सबसे नवीन वेद जो है वो अथर्ववेद है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तो वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। 63वां है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ये एक बार हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन कहीं पर अपना डिस्कस हुआ था। तो ये जो अष्टदिग्गज थे इसके समय में कृष्णदेव राय के टाइम में, तो ये कवि होते थे। क्या होते थे, 8 तेलुगु के कवि हो गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सिजदा और पेवोज की व्यवस्था शुरू की थी।
सिजदा और पेबोस की जो व्यवस्था शुरू की थी वो की थी गयासुद्दीन बलबन ने। किसने करी थी? राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले घटित हुई थी तो इसके लिए तो हमें सभी की डेट आनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था दोस्त, ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। ठीक, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हुआ था 1930 में, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले घटना निकल के आ रही है वो है चंपारण सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और असहयोग आंदोलन 1920। भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा प्रदान करती है? ठीक है, तो भारत जो है, इसमें भारत का जो संविधान है उसमें हमारी कितनी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। तो जो राज्यों का विस्तार के बारे में बात करी गई है वो हमारी अनुसूची है कौन सी? पहली ही अनुसूची में इसके बारे में बात किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहे भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का 6 वर्ष। क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष होता है। भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या जो है वो हो सकती है 500। ठीक है, और न्यूनतम जो हो सकती है वो है अपनी 60। तो राइट आंसर जो बनना है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69वां क्वेश्चन है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह जो है वो अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को ये किया गया था। 17वां कि भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किससे दिए जाते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो वेतन है, उनके भत्ते हैं, वो कहाँ से दिए जाते हैं? हाई कोर्ट के जजेस की, तो वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कह रहे रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए तो रक्त में होना चाहिए आयरन। ठीक है, आयरन से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 72वां ग्लाइकोजन की 1 लाख इकाई क्या है? ग्लाइकोजन की 1 लाख इकाई क्या है? तो ग्लाइकोजन की जो 1 लाख इकाई होती है वो होती है क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन की 1 लाख इकाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रहों की गति के बारे में किसने कहा था? केपलर ने कहा था। तो ये हो गया जोहान्स केपलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहान्स केपलर ने ग्रह की गतियों का नियम दिया था। कह रहे चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो ये जो है उनकी पराश्रव्य तरंगें होती हैं या पराध्वनिक। ठीक है, पराध्वनिक तरंगें होती हैं उनकी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतिम क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पौधों की जो वृद्धि मापते हैं हम लोग, वो नापते हैं किससे? कैस्कोग्राफ से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैस्कोग्राफ से हम लोग पौधों की वृद्धि नापते हैं। तो ये आज के थे आपके 75 क्वेश्चन। आई होप कि अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्त, काफ़ी मेहनत लगती है, आप लोग हमारी मेहनत को जो है यूँ ही जाया ना जाने दें। अच्छा लगता है आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।